फिर हम शालामार बाग में और तख्ता वही यानी फरा बख्श। आरामगाह से अगर आप शुमाल की सिमत नहर के साथ साथ चलें और आप दाहिने हाथ जो फुटपाथ है उस पर चल रहे हों तो शुमाल के ऐन इख्तिताम पर या इस तख्ता का जो शुमाली इख्तिताम है वहाँ एक और इमारत आती है जिसे हम बारादरी समर हाउस या हवा महल भी कहते हैं। इसके करीब ही एक पुरानी इमारत वाक़ है। इसे रंजीत सिंह ने अपने दौर में तामीर किया और मशहूर सियाह मूरक्राफ्ट सन 1820 में इसी इमारत में आकर ठहरा। ये इमारत रंजीत सिंह की बावली भी कहलाती है। रंजीत सिंह की ये बावली या ये इमारत दरअसल एक रेस्ट हाउस का काम करती थी। ये एक प्लेटफॉर्म पर वाक़ई है ये प्लेटफॉर्म बज़ाते खुद एक ऑबलॉन्ग शेप का है। इससे मेरी मुराद ये है कि अव्वलन तो ये प्लेटफॉर्म एक मुस्ततील शक्ल का है, फिर इसके साथ एक और छोटा मुरब्बा जोड़ दिया गया है। मुस्ततील शक्ल के प्लेटफॉर्म पर बारादरी की इमारत वाक़ई थी, जबकि मुरब्बा शक्ल का जो प्लेटफॉर्म इसके साथ मुल्हिक है उसके बीचों बीच एक कुआं था। इस कुएं के गिर्द एक सीढ़ियों की कतार नीचे उतरती और उसमें जगह बजगह बहुत से कमरे थे। इसी कंस्ट्रक्शन को हम बावली कहते हैं और गर्मियों के मौसम में ये सर्द खाने का काम करती है। बारादरी ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे इसका एक तहखाना है और जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं ये उसी तहखाने में जाने के लिए है। अब आइए इस प्लेटफार्म के ऊपर चलते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन का करीब से जायज़ा लेते हैं। बारादरी के शुमाल में प्लेटफार्म का जो हिस्सा खाली पड़ा आप एक गोल डिप्रेशन देख सकते हैं। इस डिप्रेशन के अब अगर आप इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ तो मेरी बाएं जानब आप बारादरी का कोना और नीचे उतरती हुई सीढ़ियों की एक छोटी सी कतार देख सकते हैं। इसके आगे ये दरवाज़ा है और यही दरवाज़ा और यही जीना हमें इस बारादरी के तहखाने में ले जाता है। इस कोने के शुमाल मगरबी सिमत में देखें तो हमें एक वाटर टैंक नज़र आता है। ये वाटर टैंक टिपिकल मुग़ल तर्ज का है, चौको मुरब्बा शक्ल का है और चारों कोनों में तिकोन सीट्स दी गई हैं। ये तिकोन सीटें न सिर्फ उतरने के लिए सीढ़ी का काम करती बल्कि गुस्ल करते हुए यहाँ इंसान बैठ भी सकता था। यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो होता वो एक डक्ट के ज़रिए मुल्हिका एक और पॉन्ड में चला जाता और इस पॉन्ड की गहराई बहुत कम है, ये महज डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता था। ये तमाम कंस्ट्रक्शन जिसका मैंने आपसे जिक्र किया ये तमाम की तमाम एक प्लेटफॉर्म पर वाक़ है जिसकी ज़मीन से ऊंचाई तकरीबन 4 फुट के लगभग है। इस बावली की ऊपर की मंजिल एक बारादरी पर मुश्तमिल थी। यहाँ अगर आप बारादरी का ये हिस्सा देखें या ये इस सिमत का मुलाहजा करें तो आपको ये कॉलम्स यहाँ नज़र आएंगे, 1, 2, 3 और 4 कॉलम्स। ये 2 कॉलम जो साइड्स पे हैं दीवारों के साथ लगे हुए हैं और सूडो कॉलम्स हैं, जबकि बीच वाले कॉलम इंडिपेंडेंट कॉलम्स थे। इन चारों कॉलम्स के ऊपर ये 3 आर्चेस थे और इस तरह हर साइड पे 3-3 दर थे और चूँकि कुल तादाद दरों की 12 बनती है इसीलिए ये बारादरी कहलाती थी। इस बिल्डिंग के न सिर्फ यहाँ कॉलम हैं बल्कि कॉर्नर्स पे अगर आप देखें तो वहाँ भी आपको कॉलम्स नज़र आएंगे। दरमियानी आर्च के आगे 2 सीढ़ियाँ थीं जहाँ से चढ़कर इस बारादरी के फर्श पर जाया जाता और इन सीढ़ियों की दोनों जानब हमें 2 रोशनदान नज़र आते हैं जो नीचे के जो कमरा है या तहखाना है तो वहाँ रोशनी पहुँचाते थे। यहाँ जो आप टेराकोटा की जालियाँ देख रहे हैं इनको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। साइड्स पे अगर आप आएँ तो छोटे छोटे आल्कोव्स नज़र आते हैं जो सिख दौर की यादगार हैं। यहाँ फिर एक कॉलम है और इस सिमत में भी वही स्कीम दोहरा दी गई है जो इस जानब थी। अलबत्ता आगे जाके आपको एक डिप्रेशन नज़र आएगा, वहाँ बावली में उतरने के लिए सीढ़ियाँ वाक़ई थीं। आजकल इस पवेलियन या बारादरी में दाखिल होने के लिए यही एक दरवाज़ा है और ये इस इमारत की मशरक़ी सिमत में वाक़ है। यहाँ दाखिल होते ही अगर आप इन दीवारों को देखें तो ये बड़ी ज़ख़ीम दीवारें हैं। इनकी थिकनेस तकरीबन 4 फुट से भी ज़ायद होगी। ये दीवारें और इनकी मोटाई भी इस इमारत को गर्मियों में ठंडा रखने का बायस थी। अंदर ये कमरा हमें एक मुस्ततील की सूरत में नज़र आता है। ये मुस्ततील तकरीबन 10 फुट और 15 फुट की है। 10 फुट शर्कन गर्बन और 15 फुट शुमालन जनूबन।
یہ تو میں پہلے ہی تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہر سمت میں 3 در ہیں، لیکن جو بڑی 2 سمتیں ہیں ان میں 3 دروں کے علاوہ اندر کی جانب 2 آلکوز بھی بنا دیے گئے ہیں۔ یہ آلکوز بالکل اختتامیوں میں واقع ہیں۔ البتہ اس کمرے کے اندر جو آرچز ہیں ان کی کنسٹرکشن نہایت دلچسپ ہے۔ یہ جو طویل سائڈ ہے اس کی ایک آرچ ہے، یا یوں کہیے کہ مغربی سمت میں جو دائیں جانب آرچ ہے یہ اس کا فریم ہے۔ یہاں ایک ملٹی فائل آرچ بنائی گئی ہے جسے ہم ٹریفائل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ 3 نصف دائرے ادھر ہیں اور 3 نصف دائرے ادھر ہیں، بیچ میں ایک اوگی آرچ ہے۔ لیکن یہاں عجب بات یہ ہے کہ یہ آرچ نیچے لٹک رہی ہے، جبکہ اگر ہم اس کے اندر آئیں تو اس دیوار کی جو تھکنس ہے اس کے اوپر ایک والٹڈ کنسٹرکشن دی گئی ہے، یا اس کا چھت جو ہے وہ سیمی سرکولر ہے۔ اسی قسم کا سیمی سرکولر چھت ہمیں اس جانب میں نظر آتا ہے، جبکہ جو بیچ کا در ہے اس کا جو چھت ہے وہ کالونین ٹریبیوٹڈ سٹائل یعنی بالکل ہاریزونٹل ہے۔ لیکن جب ہم دوسری جانب آتے ہیں جو چھوٹی سائڈز ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں کی تینوں اوپننگ سے اوپر ہاریزونٹل چھتیں ہیں۔ بڑی اطراف میں جو سائیڈ آرچز ہیں یا سائیڈ اوپننگز ہیں ان میں بھی ایک اور دلچسپ ایلیمنٹ ہے، وہ یہ کہ اندر سے تو ان کی اوپننگز جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، لیکن باہر ان کی اوپننگز کافی بڑی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان دونوں اوپننگز کو ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں ہمیں ایک سلوپ نظر آتی ہے۔ یہاں اس کا سپین کم ہے لیکن یہاں جا کر سپین زیادہ ہو جاتا ہے، اسی باعث یہ دیوار کے اندر ایک بینڈ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم چھوٹی سائڈز کو دیکھیں تو یہ بینڈ ریورس آرڈر میں ہے، یعنی یہ کہ باہر کی جانب جو ہے اوپننگ وہ چھوٹی ہے، اندر کی جانب اوپننگ بڑی ہے، لہٰذا اس کو بھی ایڈجسٹ کرنے کے لیے چھوٹی سائز میں بھی ایک بینڈ دیا گیا ہے۔ اندر کی جانب جو اوپننگ سے اوپر آرچز دی گئی ہیں ان کے دائیں بائیں جو ٹرائنگلز ہمیں نظر آتی ہیں جنہیں ہم اسپینڈرلز کہتے ہیں، ان کے بیچ میں ڈیکوریشن تھی۔ اس ڈیکوریشن کے آثار ہمیں یہاں اب بھی ملتے ہیں۔ یہاں آپ ایک دائرہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک سن فلاور بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 آرچز کے درمیان جو ایک پلاسٹر ہے یا ستون ہے اس میں بھی ایک بلائنڈ ریکٹینگل دی گئی ہے، اس کے اندر ایک آرچ ڈیفائن کی گئی ہے اور اس آرچ کے اوپر بھی پینٹڈ ورک میں یہ فلورل موٹیو دیا گیا ہے۔ یہ تمام کا تمام کام پینٹڈ کام ہے اور اس میں یہ عنابی رنگ اور سبز رنگ اب بھی صاف نظر آتا ہے۔ انہی ورٹیکل پینلز کے اوپر ہمیں اسکوائر پینلز نظر آتے ہیں جس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی منیچر بلائنڈ آرچز ہیں۔ یہ سلسلہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اب ہر آرچ اور ہر آلکوو کے اوپر آپ ایک ایک آلکوو اور بنا دیکھتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام آلکووز ریکٹینگولر ہیں، شیپ میں ہیں اور تقریباً دیوار کے اندر 6 انچ تک چلے گئے ہیں، لیکن ان کے فرنٹ پر جو ڈیکوریشن کی گئی ہے وہ برک یا اینٹ کو کاٹ کر اس سے ملٹی فائل آرچز بنا دی گئی ہیں اور یہ بھی سکھ دور کی کھلے طور پر غمازی کرتی ہیں۔ عمارت کی چھت تمام کی تمام لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے شرکن گربن بہت سے شیطیر لگائے گئے ہیں، ان شیطیروں کے نیچے باریک تختے لگا کر ایک ہموار سطح اختیار کی گئی ہے۔ اس ہموار سطح پر بہت سی جیومیٹرک اشکال بنا دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے بیچ میں ہمیں ایک چھوٹا 8 کونوں والا ستارہ نظر آتا ہے۔ اس ستارے کے باہر بہت سی جیومیٹرک اشکال ہیں اور پھر ان تمام اشکال کو ایک بڑے 8 کونوں والے ستارے میں قید کر دیا گیا ہے۔ اب جب ہم مزید باہر آتے ہیں تو تمام کی تمام کمپوزیشن کو ایک بہت بڑی سٹیلیٹڈ فارم میں بند کر دیا گیا ہے۔ یوں ہمیں 3 چھوٹے ستارے، 3 درمیانی ستارے اور ایک بہت بڑا سٹیلیٹڈ فارم یا بڑا ستارہ نظر آتا ہے۔ بارڈر جو ہے وہ الگ ہے اور اس میں بھی جیومیٹرک اشکال نظر آتے ہیں۔ سب سے چھوٹے ستارے کے بیچ میں کبھی شیشے کے ٹکڑے لگائے گئے تھے جو اب باقی نہیں رہے۔ اس بارہ کے نیچے جو تہہ خانہ ہے اس میں جانے کے لیے راستہ دوسری طرف ہے، آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ پانچ سیڑھیاں مغرب سے مشرق کی سمت اترتی ہیں اور اس جگہ یا اس موڑ پہ پہنچتی ہیں۔ یہاں سے پھر 14 سیڑھیوں کا ایک سیدھا زینہ ہے، وہاں جا کر یہ زینہ بائیں طرف مڑ جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ یہ زینہ 3 قسطوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے اوپر جو چھت ہے وہ ایک سرنگ نما ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سیگمنٹل آرچز ہیں اور تمام کی تمام آرچز سٹیپ میں سیڑھیوں کی طرح ہی بتدریج نیچے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آئیے اب نیچے چل کے دیکھتے ہیں۔
यहाँ से तह खाने का पहला कमरा शुरू होता है। मेरे ऊपर आप एक आर्च देख सकते हैं। देखने में तो ये नीम दायरादार या सेमी सर्कुलर आर्च है, लेकिन इसके एन वस्त में या एपेक्स पर एक छोटा सा पॉइंट भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉइंटेड आर्च है। ये कमरा जो अब मेरे सामने है, ये तकरीबन 12 फुट शर्कन गर्बन और 18 फुट शिमालन जनूबन है, या यूँ कहिए कि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। इसी तरह इसकी छत भी तकरीबन 20 फुट से ज़ायद ऊंची है। इस कमरे की ओरिएंटेशन इस तरह की गई है कि इसमें सनलाइट बाकायदा तकरीबन आधा दिन तक रहती है, और यही इस कमरे की खूबी है। और इससे भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो हम शूटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई आर्टिफिशियल लाइट इस्तेमाल नहीं हो रही। इस कमरे के इस जानब यानी जनूबी जानब 2 रोशनदान हैं, इस तरह मशरकी जानब भी 2 रोशनदान हैं। ये सिमत मगरबी है, इसमें कोई रोशनदान नहीं क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ हैं। इसी तरह शिमाली जानब चूँकि कुआँ था, उस तरफ भी कोई रोशनदान नहीं। कमरे के जो लंबी दीवारें हैं, उनके एन वस्त में इस तरह के 2 पिलास्टर्स या स्तून हैं जो दीवार के साथ लगे हुए हैं। इन दोनों स्तूनों के ऊपर एक ट्रांसवर्स आर्च चलती है। ये आर्च इस कमरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक हिस्सा जनूबी है, दूसरा हिस्सा शुमाली। दिलचस्प बात यह है कि शुमाली हिस्से के ऊपर एक गुंबददार छत है, जबकि जनूबी हिस्से को अगर आप देखें तो उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट छत है। इस कमरे को डिवाइड करने की वजह यह थी कि बड़े कमरे के ऊपर छत निस्बतन कमज़ोर हो जाती है, लिहाजा उन्होंने बीच में एक आर्च देकर इसकी छत को मजबूत कर दिया। तह खाने के कमरे की शुमाली सिमत में ये एक दरवाज़ा है। ये सुर्ख पत्थर की जो चौखट है, ये ओरिजिनल ही है और उस रईसे के वक्त से चली आ रही है। इसके सामने आप एक दीवार देख रहे हैं। ये दीवार दरअसल यहाँ नहीं थी, लेकिन जब कुएं को बंद किया गया तो ये दीवार तामीर कर दी गई। यहाँ से ही इस तहखाने में ठहरने वाला कुएं का नज़ारा लेता था और वहीं से ठंडी हवाएं इस कमरे में आती थी। अब अगर हम इसके अंदर जाकर इस तरफ देखें तो यहाँ एक और दीवार है। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी और कुएं के बाहर की जानब साथ साथ घूमती हुई नीचे उतरती चली जाती थी, और नीचे की मंजिल पर भी इसी तरह के बहुत से कमरे थे। इस बावली को मैंने अपने बचपन में देखा था। उस वक्त ये कुआं भी यूं का त्यों मौजूद था, ये बारादरी भी मौजूद थी और तहखाना भी आने जाने के लिए खुला था। सीढ़ियों से मैं नीचे उतरा और कुएं के गिरदा गिर्द जो कमरे थे उनका भी मैंने जायज़ा लिया। अफसोस कि ये चीज़ें अब बाकी नहीं रही और आने जाने वाले इसके हुस्न से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो पाते। मूरक्राफ्ट का जिक्र मैंने शुरू में किया था। वो यहाँ 1820 में आया और चंद महीने उसने क़याम किया। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि रंजीत सिंह गो बड़ी कंजूस तबीयत का मालिक था। उसने उस वक्त मूरक्राफ्ट को रोज़ाना 100 रुपये यौमिया के हिसाब से दिए दिया। ये उसकी तारीख का एक सुनहरा दौर था और यही कहानी है इस बावली की। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम किसी और बिल्डिंग का जायज़ा लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।